कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वनों की अमूल्य संपदा को पढ़ेंगे और समझेंगे। वन हमारे लिए हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण चीज जो है वो है वन। क्यों? क्योंकि वनों से हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे हम जीवित हैं। उसके अलावा भी वृक्षों से हमें बहुत सारी चीजें जीवन में प्राप्त होती हैं। अन्न, खाद, जल, पानी, सभी कुछ चीजें, भूमि का मिट्टी के कटाव को, इन सभी चीजों को के लिए वन अति आवश्यक है। आइए इन वनों का बारे में और विस्तार से जानकारी इस पाठ के माध्यम से हम लेते हैं। ये है हमारा पाठ 3, वनों की अमूल्य संपदा। वनों से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों तरीके से, सामने और देखा देख और बिना देखे दोनों तरीके से लाभ ही लाभ हमें होता है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं अपने अंदर लेकर पचा लेते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। वृक्षों से पृथ्वी शोभायमान है, अर्थात वृक्षों से पृथ्वी जो है वो सजी हुई है। शीतल वायु जो पृथ्वी पर है वह वृक्षों से ही है, वृक्ष की वजह से ही पृथ्वी ठंडी रहती है। लेकिन अनुमान लगाइए, सोचिए जरा कि यदि भूतल पर वृक्ष नहीं होंगे तो पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो जमी हुई बर्फ है वह पिघल जाएगी, और उस बर्फ के पिघलने से इतना पानी हो जाएगा कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और उसमें समा जाएगी। पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अपने जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि अर्थात हमारी चारों तरफ, और जो फैला हुआ है वह आवरण है। जल, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का संरक्षण स्वास्थ्य और सुखी मानव जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। वन आदिकाल से ही जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक आपूर्ति के प्रमुख साधन रहे हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम विद्यार्थियों की शिक्षा के केंद्र थे और ये वनों में हुआ करते थे ताकि प्रकृति का लगाव इनसे जुड़ा रहे। क्या कभी आपने सोचा है कि वनों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर है? यदि वनस्पति न होगी तो सजीव क्या खाकर पेट भरेंगे? किस प्रकार हम जीवित रह पाएंगे? प्राणवायु की प्राप्ति कहाँ से हमें होगी? वर्षा का वितरण किस प्रकार से प्रभावित होगा? वृक्षों के इतने लाभ हैं जो हम लोग गिन भी नहीं सकते। अतिचेत अभिचेत जाएंगे तो सही है, अन्यथा वृक्षों के काटने से उत्पन्न हुए संकट के गंभीर परिणाम हमें सभी को भुगतने पड़ेंगे। प्राचीन भारत ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। अर्थवेद में वनों के समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व बताया है। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटना निषेध अर्थात मना है, क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि का आधार है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। अतएव वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधाओं के लिए अति आवश्यक है।
वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। एक वृद्ध किसान सड़क के किनारे एक पौधा लगा रहा था और वह इतना वृद्ध था कि उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, वह इतना बुजुर्ग था। संयोगवश मार्ग से वहां से एक राजा का रथ निकला। उन्होंने वृद्ध को पौधा लगाते हुए देखकर अपना रथ रोका और उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, क्या आप इस पौधे के फल खा पाएंगे? उस पर उन्होंने कहा, महाराज, जिस पौधे को मेरे दादा ने लगाया था उसके फल मैं खाता हूँ, इसी प्रकार जो पौधे मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटा बेटी और मेरे पोता पोती खाएंगे। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है, ये हमारी अमूल्य संपदा है। राजा बहुत खुश हुआ और उसको पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। वृद्ध किसान का कथन पूर्णतया सत्य था। वन तथा पेड़ पौधे संपूर्ण मानव जाति के धरोहर है। हजारों वर्षों से मनुष्यों की एक पीढ़ी इन्हें अगली पीढ़ी को सौंपती ही चली आई है। अतः वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यधिक संख्या में यह धरोहर सौंप के जाए। हम सभी का कर्तव्य है कि जो पेड़ मौजूद है उनका संरक्षण करें और उसके अतिरिक्त भी हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्र के समान बताया है। जिस प्रकार सुपुत्र अपने सत्कर्मों से पिता के यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी उन्हें लगातार मनुष्य को मृत्यु के बाद भी सुदीर्घ काल के लिए यशस्वी और स्मरणीय अर्थात याद रखने योग्य बना देते हैं। यह भी माना गया है कि कुछ वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो पूजनीय हैं। उनमें पीपल, आंवला, बेल, तुलसी, केला आदि सम्मिलित है। इन पौधों की, इन पेड़ों की पूजा भी की जाती है। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ। अब पेड़ पौधों का हरा सोना कहा जाने लगा। दोनों में यही अंतर है, जो सोना धातु है वह तो खान के भीतर मिलती है, जबकि हरा सोना भूमि में सुलभ है। वृक्षों के लाभ भी अनेक होते हैं। ये वर्षा में सहायक हैं। वृक्षों की घूमती हुई श्याम शाखाएं श्याम मेघालयों को जलवृष्टि के लिए निमंत्रण देती है, अर्थात इसकी जो शाखाएं, डालियां हैं, वह बादलों को बारिश के लिए बुलाती हैं। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है और तेज बहाव रोकने से भूमि में उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फल, फूल, बीज आदि सभी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसका उपयोग लकड़ी, घरेलू सामान बनाने और ईंधन के रूप में भी काम में आती है। वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु खुद अपने अंदर पचा लेते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। भूमि को अधिक तपत होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो जमी हुई बर्फ है वह पिघल जाती, जिसके फलस्वरूप धरती जलमग्न हो जाती। न मानव रह पाता, न पशु पक्षी और न ही वनस्पति जगत। वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, खिलौने, खेल की सामग्री, खाद्य सामग्री, वाद्य यंत्र, नौकाएं,
खंबे, पुल, कागज, माचिस आदि बनाने में किया जाता है। इन सभी में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट अर्थात जनसंख्या जो निरंतर बढ़ रही है उसके कारण अधिक खेतों की जरूरत है, तो वनों की लगातार कटाई की जा रही है। नदी घाटी परियोजना को पूरा करने के लिए रेल मार्गों और सड़कों के विस्तार के लिए भी लगातार वनों की कटाई की जा रही है। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हरितिमा संदर्भ के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहां नहरों और सड़कों का निर्माण किया गया, उनके किनारे वृक्ष होने से जहां वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं यात्रियों को शीतल छाया भी सुलभ होगी। आम के आम और गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ हमें मिलेगा। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर जन वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 33% भाग में हमारे में वन होने चाहिए, जो कि आज घटकर 20% से कम रह गया है। वनों की इस कमी की पूर्ति के हेतु सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया। जो कमी हो गई उसे बढ़ाने के लिए इसके अंतर्गत सामाजिक भूमि पर विविध प्रकार के वृक्ष लगाए गए। जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया था, वहां पुनः नए शहरों से वृक्षारोपण किया गया। जहां पर पेड़ों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, वहां पर पेड़ लगाए गए। देश में वन क्षेत्र के विस्तार के दृष्टि में रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजना में वन विस्तार को स्थान दिया जाता है। सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों के खेतों पर जो मेड़ हैं वहां पर और जो निकट में खाली स्थान है वहां पर पेड़ लगाने के लिए सरकार ने पेड़ सुलभता से उपलब्ध मुहैया करवाए हैं। इसके अलावा भी एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम बनाया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में प्राय 2 हेक्टेयर भूमि में पौधशाला की व्यवस्था की गई है। इन पौधशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विविध प्रकार के पौध तैयार की जाती है। इस कार्यक्रम की अधिकाधिक क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए गांव और नगरों के निवासियों के परामर्श से पौधों का रोपण के क्षेत्र में किया गया है। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यंत सहायक है। ये आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं, भूमि में आर्द्रता अर्थात नमी बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों में जकड़कर चट्टान और मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी में रम जाती हैं और वो मिट्टी को खिसकने से रोकती हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक तो कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। वनों तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोकना और वायुमंडल में संतुलन बनाए रखना है। ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होते हैं। अतः वनों की अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी और आनंदपूर्ण बनाने का उद्देश्य से वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण द्वारा हरितमा संवर्धन आवश्यक है। इसी में मानव जीवन की सुख समृद्धि निहित है। इस पाठ के लेखक हैं
जगमोहन सिंह। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य और शब्दार्थ को देखते हैं। अब है शब्दार्थ, जिसमें सबसे पहले है पर्यावरण अर्थात चारों तरफ का वातावरण। क्षीणकाय मतलब कमजोर। तन्मयता अर्थात कार्य में प्रेम पूर्वक लग्न से कार्य करना। सुलभ अर्थात सरलता से प्राप्त होना। जनसंख्या विस्फोट अर्थात जनसंख्या का बढ़ना। परिवेश अर्थात चारों ओर का वातावरण। अब है प्रश्नोत्तर। मौखिक। पहला, वन हमारे लिए जरूरी है या नहीं? जी हाँ, वन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ख, अगर वन खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? वन खत्म हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए जो वनों का मुख्य कार्य वृक्षों का होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ है वह पिघलनी शुरू हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी और सभी तरीके से नुकसान होने लगेंगे। ग, वनों को काटना सही है या गलत? वनों को काटना गलत है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण अर्थात परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि अर्थात चारों तरफ, आवरण मतलब वातावरण। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है। पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम लोग भी स्वस्थ रह पाएंगे। इसीलिए पर्यावरण को स्वच्छ और अच्छा बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण बेहद आवश्यक है। ख, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा को किन शब्दों में उल्लेख किया गया है? प्राचीन ग्रंथों में वनों की महिमा को अर्थवेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर महत्व दिया है तथा अग्नि पुराण में वृक्षों को काटना मना किया है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। प्रश्न ग, प्राचीन काल में वनों में गुरुकुलों की स्थापना क्यों की जाती थी? प्राचीन काल में वनों में गुरुकुलों की स्थापना इसलिए की जाती थी ताकि वे वनों की महत्वता को समझ सकें, प्रकृति से जुड़े रहें। कुछ पेड़ पौधे भारतीय संस्कृति में पूजनीय माने जाते हैं। क्यों? कुछ पेड़ पौधे भारतीय संस्कृति में पूजनीय माने जाते हैं क्योंकि इनको लगाने से मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। उनमें तुलसी, आंवला, केला, पीपल, बेल आदि वृक्ष सम्मिलित हैं। प्रश्न ड, हरा सोना से क्या अभिप्राय है? हरा सोना अर्थात सुसज्जित पृथ्वी से है। हरे भरे पेड़ पौधे जो सोने के बराबर हैं। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। ख, वृक्ष वातावरण की रिक्त स्थान को स्वयं पचा लेते हैं। वृक्ष वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचा लेते हैं। ग, वृक्षों के रिक्त स्थान भी अनेक हैं, लाभ भी अनेक हैं। घ, मानव जीवन की रिक्त स्थान के लिए परम आवश्यक है। मानव जीवन की सुरक्षा के लिए परमावश्यक है। ड, वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और रिक्त स्थान बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, सुविधापूर्ण।
प्रश्न तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए। कब वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें यह बात पता है और उसके बावजूद भी यदि हम वृक्षों को अनावश्यक रूप से काट रहे हैं, अतः हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ख, वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। वनों को समस्त सुखों का स्रोत इसलिए कहा गया है, इसका तात्पर्य यह है क्योंकि वनों में, जंगल में वृक्ष बहुत होते हैं। वहाँ इतने वृक्ष विद्यमान है तो इतनी बड़ी मात्रा में हमें वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। हमारी जलवायु, हमारा वातावरण संतुलित बनाए रखने में वनों की अभूतपूर्व भूमिका है। इसीलिए वनों को सभी सुखों का स्रोत कहा गया है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। रिक्त स्थान का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण, आश्रय, अग्निपुराण या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, रिक्त स्थान में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया है। अग्नि पुराण में, मत्स्य पुराण में, अर्थवेद में, मत्स्य पुराण में। पूजनीय वृक्ष है पीपल, केला, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। ग, ये दोनों ही पूजनीय वृक्ष हैं। चौथा, देश के रिक्त स्थान प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए 33, 34, 35 या 40। 33% भूमि में वन होने चाहिए। पहला, व्याकरण अभिव्यक्ति, समानार्थी शब्द लिखिए। अर्थात समानार्थी शब्द, निषेध अर्थात वर्जन, वर्जित। सुलभ का समानार्थी शब्द सरल। विविध का संकट का विपत्ति। विविध का भिन्न या अलग। अतिरिक्त का अलावा। शीतल मतलब ठंडक। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित के साथ उपयुक्त उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाएं। सुलभ, सुलभ। जग, सुजगत, सुजग। जीवन, सजीवन। लेख, सुलेख। इसी तरीके से जीव तो सजीव। हित, परहित। कप्तान, उपकप्तान। जी, Isaiah.
समाचार, सुसमाचार। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ होना। राम ने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर कर अपने पिताजी से तोहफा प्राप्त किया, तो उसे आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल गए। एक तो परीक्षा में अंक प्राप्त हुआ तो उसे पुरस्कार मिला, और साथ में पिताजी ने भी पुरस्कृत किया। ख, सुलभ। आजकल विद्यमान सुविधाओं से मानव जीवन बहुत सुलभ हो गया है। व्यापक, सभी जगह व्यापक रूप से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।